बोलो क्या प्रूफ करना था। डाउट कहाँ था इसमें? मैम यहाँ पे हमने वी कंसिडर किया था, फिर हमने वी पर एफ अप्लाई किया था, हाँ तो फिर उसको हमने शो किया था कि एफ ऑफ वी इक्वल टू 0। हाँ यस मैम, हाँ ये वाला। ठीक है। तो देखो हमने v कंसीडर किया पहले, एफ ऑफ एक्स जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इंटू एक्स, राइट, जहाँ पे x आर्बिट्री था और जेड नॉट जो है नॉन जीरो नंबर था कोई, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर f अप्लाई किया था, तो क्या आया f ऑफ v। अब f जो है एक फंक्शनल है हमारे पास, लीनियर फंक्शनल है, राइट, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हम लेके चले हैं, एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। तो हम ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल लेके चले हैं, दैट मीन्स ये फंक्शनल की सारी प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट वुड मीन कि लिनियरिटी इसमें होल्ड करेगी, राइट। अब लिनियरिटी के लिए ये देखो कि ये जो एफ ऑफ एक्स एलिमेंट अंदर लिया है हमने, एफ क्या होता है, फंक्शनल फ्रॉम एक्स टू के, राइट। तो मतलब जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो फील्ड का एलिमेंट आएगा, राइट, दैट मीन्स एक कांस्टेंट नंबर आएगा एफ ऑफ एक्स, राइट। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को हम एफ इससे बाहर लेके आ सकते हैं, सो वी वुड बी लेफ्ट विद, पहला स्टेप क्या बचेगा इसमें, लेट अस राइट इट। तो पहला स्टेप बचेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इंटू एक्स, राइट, बिकॉज एफ लीनियर है तो लिनियरिटी से ये होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है, सो देयरफॉर इसमें से कांस्टेंट। मैम मैम मुझे यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि हम एक्स को वेरिएबल और जेड नोट को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, हाँ तो मैम यहाँ पर जेड नोट बाहर नहीं आ जाएगा, तो फिर ये ऐसे बनेगा जेड नोट एफ ऑफ एक्स। नहीं, जेड नॉट एक एलिमेंट है एक्स का, जेड नॉट जो है हम फिक्स लेके चल रहे हैं, बट वो कांस्टेंट स्केलर नहीं है, स्पेस में एलिमेंट कैसा भी हो सकता है ना, एक्स यहाँ पे स्पेस है, एंड हम जेड नॉट जो एलिमेंट ले रहे हैं वो स्पेस का एलिमेंट है, एक्स स्पेस का एलिमेंट है जेड नॉट, राइट। यहाँ पे जेड नॉट हमने कहा लिया एन ऑफ एफ पर्प से ना, जहाँ पे हम सिर्फ ये करके चले कि जेड नॉट जो है जीरो नहीं है, एन ऑफ पर्प में होने का मतलब क्या है, स्पेस में तो है ना, हिल्बर्ट स्पेस में एलिमेंट है। अब जरूरी नहीं है कि हिल्बर्ट स्पेस का हर एलिमेंट अगर हम फिक्स लेके चल रहे हैं तो वो कांस्टेंट ही हो, लेके तो हम बाहर सिर्फ कांस्टेंट आ सकते हैं ना। तो ये जेड नॉट कोई सीक्वेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट फिक्स्ड है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं हम, वो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो जो है वो फील्ड में बिलोंग कर रहा है, या तो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक्स वेरिएबल हो चाहे ना हो, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा विद रिस्पेक्ट टू एवरी एक्स। लेकिन जो ये जेड नॉट है ये बेशक फिक्स्ड है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये स्पेस का एलिमेंट है। क्लियर है अब? यस मैम, नाउ इट्स क्लियर। और कोई डाउट? मैम हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर फॉर्म्स के लिए की थी, हाँ तो यस मैम उसमें हमने कॉन्जुगेट कंसीडर किया था हाँ इसका एच एक्स वाई का, लेकिन मैम लास्ट में हमने वो एग्जिस्टेंस जो थी ना वो डिपेंडेंस ऑन एक्स, ये एक बार समझ नहीं आया अच्छे से मैम, एक बार रिपीट कर दें। देखो एच है यहाँ पे एक सेस्किलिनियर फॉर्म है, हम ऑलरेडी लेके चले हैं, राइट। एंड सेस्किलिनियर फॉर्म लेने का मतलब क्या होगा, वो कॉन्जुगेट लीनियर होगा, सेकंड करस्पॉन्डिंग सेकंड के करस्पॉन्डिंग, राइट, एंड फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लीनियर होगा, ठीक है। अब हमें देखो एच की रिप्रेजेंटेशन क्या चाहिए, एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स कॉमा वाई चाहिए हमें, राइट। मतलब x क्या है जो है, x की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, सेकंड एलिमेंट हमें एज इट इज चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हम कॉन्जुगेट लेके चल रहे हैं, h कॉन्जुगेट। h अगर कॉन्जुगेट लेंगे, अगर h जो है वो x में लीनियर है, ठीक है, तो h कॉन्जुगेट जो होगा वो y में लीनियर होगा ना, ये हम ऑलरेडी कर यस चुके हैं, मैम। ठीक है। h कॉन्जुगेट जो है वो y में लीनियर है, एंड x हमने एक एलिमेंट लिया h1 का फिक्स्ड, ठीक है।
सो रीज थ्योरम फॉर मैम फंक्शन, हाँ यहाँ पर हम x को फिक्स क्यों कर रहे हाँ हैं? मैं बताती हूँ। देखो जो उसमें रीज थ्योरम फॉर फंक्शनल्स थी, फंक्शनल में कोई भी अगर हम फंक्शनल ले रहे हैं तो उसमें वेरिएबल एक ही है ना, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई या एफ यस ऑफ जेड मैम। लिखेंगे, राइट? एक ही वेरिएबल है एंड यहाँ पे हमारे पास सेस्क्यूलिनियर फॉर्म है, इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है? तो अगर हम इसमें फंक्शनल की यस मैम। प्रॉपर्टी लगानी है तो हमें वेरिएबल एक ही चाहिएगा, राइट? एंड हमें रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि हमें y वेरिएबल एज इट इज चाहिए, ठीक है? सो इसलिए हम x वाले एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं कि अगर x को फिक्स कर दिया तो h कॉन्जुगेट या h जो भी फंक्शन बनेगा, ये h सेस्क्यूलिनियर फॉर्म जो है ये फंक्शनल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो डोमेन का एलिमेंट है एक फिक्स है, एक वेरिएबल है, एंड जैसे ही एक वेरिएबल एलिमेंट होता है एंड उसकी जो कोडोमेन या रेंज है वो लीनियर वो हो जाती है, स्केलर फील्ड हो जाती है, देन वो फंक्शनल बन जाएगा, राइट? सो देयरफॉर हम इस h कॉन्जुगेट के ऊपर अगर x को फिक्स करेंगे नहीं तो हम थ्योरम नहीं लगा पाएंगे ना फंक्शनल। मैम हमने y को फिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें अभी जो रीज रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा y तो एज इट इज फिक्स रहता है और सिर्फ x में चेंज आ जाता है कि वो h x y इज गोज टू अच्छा एस एक्स कोमा y। चलो हम मान के चलते हैं हम x को फिक्स कर रहे हैं, सॉरी y को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है? सो y फिक्स किया तो यस मैम। दैट मींस अब h ऑफ xy जो है उसमें हमें कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x को क्योंकि हमने y को फिक्स किया है एंड y में वो लीनियर है नहीं, ठीक है? x में लीनियर था, हमें लीनियर चाहिए, तो हमने इसको h कर दिया। h जो फंक्शन आएगा अब हमारे पास h ऑफ xy, उसमें अगर हम रीज थ्योरम लगाएंगे y को फिक्स करके तो हमारे पास क्या आएगा, h ऑफ xy इज इक्वल्स टू, अब फिक्स क्या कर रहे हैं हम y, तो y एज इट इज रहेगा, यस मैम। यस ठीक? मैम। सॉरी हम फिक्स कर रहे हैं y को तो y एज इट इज रहेगा एंड वी वुड बी हैविंग दिस z ऑफ y फॉर, लेकिन अब ये फॉर x बिलोंगिंग्स टू h1 हो जाएगा, y बिलोंगिंग्स टू h2 नहीं रहेगा, फर्स्ट थिंग, राइट? यस मैम। राइट, सो हमारे पास क्या आएगा, यस मैम। h ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू z कॉमा वाई फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू फॉर ऑल h2, x बिलोंग्स टू राइट? h1। तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल जो एलिमेंट आएगा वो z जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, x। फिर y के ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना, क्योंकि हर एक x के लिए तो ये रिलेशन होल्ड कर रही है। इक्वेशन 1 अगर हर एक x के लिए होल्ड करेगी तो z की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड होगी, जैसे हमने यस इक्वेशन मैम। 1 में लिखा है, यस मैम। राइट? कि हर एक y के लिए होल्ड कर रहा है तो दैट मींस z की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड हो रही है, तो अगर हम चेंज कर देंगे तो दैट मींस जो y इसकी वैल्यू आएगी z की वो y के ऊपर डिपेंडेंट करेगी, एंड y के ऊपर हमें डिपेंडेंट यस चाहिए नहीं मैम। ना, s ऑफ x चाहिए हमें सिर्फ। ओके मैम, हमें x के ऊपर डिपेंड करना। ओके। और कोई डाउट? एंड मैम, हाँ मैम जब हम x को लीनियर शो कर रहे हैं ना इसके सेकंड स्टेप में, तो आपने ये x1 x2 x से एलिमेंट लिए, यहाँ पे h1 आना चाहिए ना, y बिलोंग्स टू h2। हाँ h और h1 एंड h2 h1। ओके। और कोई डाउट हो तो बताओ। और कोई डाउट? चलो आज का लेसन शुरू करें। सो लास्ट वी हैड लेफ्ट विद कि SL एंड SR जो हैं एक दूसरे के हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं, राइट? ये एग्जांपल क्लियर था? नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट एग्जांपल, T is a operator from L to AB to L to AB, right? And this is bounded linear operator that we are defining as T के ऊपर कोई फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हैं T of f of t that would be equals to AT ft, right? जहाँ पे A क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बाउंडेड लीबर्ग मेजरेबल फंक्शन है जो कि AB पे डिफाइन है, ठीक है? देन इसका मतलब एंड देन इसके बाद अगर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी अगर दो फंक्शंस हैं तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इंटू जी कॉन्जुगेट डी, राइट?
देन ये तो हमारा था हाइपोथेसिस कि हमने स्टेटमेंट में क्या क्या लिया है. नेक्स्ट बट वी आर फाइंडिंग इज कि इस टी ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा, राइट. तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, टी ऑफ एफ जी निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए, राइट. टी ऑफ एफ कॉमा जी निकालते हैं. नाउ टी ऑफ एफ क्या है, ए इंटू एफ. सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो टी एफ जी का इनर प्रोडक्ट दैट वुड बी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एफ इंटू विद जी, right. And inner product की definition is integration. So right, we will have with a into ft into gt का conjugate dt. Now this can be written as a ft को as it is रखते हैं, at and gt. at into g conjugate t को हम क्या लिख सकते हैं, a into g का a conjugate into g का whole conjugate लिख सकते हैं, right. a into g conjugate, क्योंकि a कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a एंड g कॉन्जुगेट इज g कॉन्जुगेट, राइट. सो इस a g कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, a कॉन्जुगेट g का कॉन्जुगेट, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज f इंटू a कॉन्जुगेट g का इनर प्रोडक्ट, राइट. दिस स्टेप इज क्लियर. नेक्स्ट व्हाट वी वर सेइंग इज कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है. एडजॉइंट ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इफ t ऑफ f इज इक्वल्स टू g है, देन एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए हमें चाहिए एक ऑपरेटर f सच दैट दिस होल्ड्स, ये t स्टार इंटू g, राइट. सो इनर प्रोडक्ट ऑफ t स्टार कॉमा g चाहिए हमें, एंड हमारे पास t ऑफ f g क्या आ रहा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ f कॉमा a कॉन्जुगेट इंटू g. तो अगर हम t स्टार को ये ऑपरेटर डिफाइन कर दे कि t स्टार जो है g को a कॉन्जुगेट g पे लेके जा रहा है, राइट. सो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को अगर हम ये डिफाइन करें टी स्टार जी को, दैट इज ए कॉन्जुगेट इनटू जी, देन एडजॉइंट ऑपरेटर वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी. सो इसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर आएगा दैट वुड बी दिस, जो कि जी जो एक फंक्शन है उसको ए कॉन्जुगेट इनटू जी पे लेके जाएगा. इज इट क्लियर कि हमें एडजॉइंट ऑपरेटर निकालना कैसे है. यस मैम. चलो, सो नेक्स्ट इज we have another operator. This operator is from C2 to C2, right. Two tuples in complex numbers. Operator is given by T of zeta 1 zeta 2 is equals to, first element goes to zeta 1 minus zeta 2 and second element is zeta 2 only, right. So हमें इसका अब adjoint operator निकालना है. So how what we will do is we take inner product of tx comma y. Now t of x, x को अगर हमने zeta 1 zeta 2 लिया है, y को eta 1 eta 2 लिया है, तो t of x क्या होगा, दिस zeta 1 minus zeta 2 into zeta 2, ये as it is सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, राइट. एंड eta 1 eta 2 मतलब y जो है वो as it is रहेगा. एंड दिस इनर प्रोडक्ट को हम ओपन कर सकते हैं. इस इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनर प्रोडक्ट क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज इंटू सेकंड का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में, राइट. सो दिस वुड बी zeta 1 zeta minus zeta 2 into eta 1 conjugate plus zeta 2 into eta 2 conjugate, right. So this can be written as zeta 1 वाला एलिमेंट एक साथ लिखा and zeta 2 वाला एलिमेंट एक साथ लिखा, right. So this is nothing but zeta 1 and zeta 2 का इनर प्रोडक्ट. इस इनर प्रोडक्ट को जो ये वाला एलिमेंट आ रहा है इसको हम इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में वापस लिख सकते हैं. दैट वुड बी zeta 1 zeta 2 का इनर प्रोडक्ट विद eta 1 and eta 2 minus eta 1, right. So that would be inner product of x with this. And ये जो second element आ रहा है this is nothing but t of y, राइट. सो देयरफॉर इसका जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर आएगा, सॉरी ये जो ऑपरेटर आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा समथिंग, राइट. सो अगर हम y के ऊपर ये ऑपरेटर लगा रहे हैं टी स्टार ऑफ ईटा 1 ईटा 2, y के ऊपर टी स्टार ऑपरेटर लगा रहे हैं सच दैट ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है ईटा 1 कॉमा ईटा 2 माइनस ईटा 1, देन जो टी स्टार बन रहा है दैट वुड बी द एडजॉइंट ऑपरेटर फॉर टी. क्लियर है. Next we have a lemma, that is how are we finding zero operators. So if x and y are in a product spaces and q from x to y is a bounded linear operator, right, then
q is 0 if and only if inner product of qx with y is 0 for all x and y. ठीक है. एंड सेकंड क्या हम बोल रहे हैं, अगर q जो है ऑपरेटर है फ्रॉम x टू x, जहाँ पे x मैम था मैम आप ये आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, एयर साउंड हो रहा कुछ बीच। हो सकता है फैन हो, एक सेकेंड. अब क्लियर है. यस मैम। फैन था वो. Okay. So next is we have a lemma which says that if x and y are inner product spaces and q जो है एक bounded linear operator है from x to y, ठीक है, then q zero operator होगा if and only if this inner product is zero for every x and y. ठीक है, if inner product of qx with y is zero for every x and y. And second कहता है if q जो है operator है from x to x, right, y नहीं है, from x to x, same space to same space where x is complex. This is very important, where x is complex and inner product qx is 0 for all x, then q is 0, right. So इसको प्रूव करने के लिए बहुत इजी तरीका है. फर्स्ट इज अगर हम q को 0 मान के चल रहे हैं, q is 0 ऑपरेटर, देन 0 ऑपरेटर को किसी भी एलिमेंट पे लगाएंगे, that would be 0, right. So अगर q 0 है, that means q of x is 0 for all x, right. So qx y का inner product would be 0 comma y and 0 comma y inner product is always 0, right. So first way is already proof of trivial thing. Second way what we have to do is we have to take inner product of qx y is 0 for every x and y, right. Now this holds for every x and for every y. So we can take y is equals to q of x, right. In particular it holds for y is equals to q of x. So that means inner product of qx with qx is equals to 0 for all x, right. And inner product of x comma x is norm x square. So that means norm of qx is 0 and norm of any element is 0. That means element is 0. So we have that qx is equals to 0 for all x belongings to x, and that will hold only if q is a 0 operator. Because यहाँ पे हर एक element variable element के ऊपर value क्या आ रही है q की 0. Is this clear? यस मैम। ठीक है. Now second what we had to prove was कि if qx to x है where x is complex and this inner product q of x comma x is 0 for every x, then q is equals to 0, right. So हमें लेना क्या है, complex field लेने, complex space है. So let us assume कि q of x comma x 0 है for every x, ठीक है. So इसके बाद अगर x and y दो elements हैं x में, ठीक है, एंड x एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स अल्फा x प्लस वाई जो एलिमेंट लेंगे हम, अगर v एलिमेंट को डिनोट करते हैं अल्फा x प्लस वाई, देन ये एलिमेंट भी स्पेस में बिलोंग कर जाएगा, राइट, फॉर अल्फा स्केलर. ठीक है. सो देयरफॉर वी टेक v इज इक्वल्स टू अल्फा x प्लस वाई. ठीक है. देन दैट वुड इम्प्लाई कि इनर प्रोडक्ट ऑफ qv कॉमा v इज ऑल्सो 0 बिकॉज हर एक x के लिए होल्ड कर रहा था एंड v जो है वो भी x में है, सो v के लिए भी होल्ड करेगा, राइट. सो इनर प्रोडक्ट ऑफ qv कॉमा v इज इक्वल्स टू 0, राइट. v को सब्स्टिट्यूट करेंगे इफ, देन वी वुड हैव इज अल्फा x प्लस y एंड अल्फा x प्लस y, राइट. सो what we have is inner product of q alpha x plus y with x alpha x plus y is equals to 0. इस इनर प्रोडक्ट को हम ओपन कर सकते हैं. इनर प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट से क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट qx, राइट. सो ओपन करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट आया, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट वी हैव इज बाय अजम्पशन q ऑफ x कॉमा x जो है 0 है फॉर एवरी x, राइट. सो देयरफॉर ये फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट वुड बी 0. qx का इनर प्रोडक्ट, qy का इनर प्रोडक्ट वुड आल्सो बी 0. ठीक है. सो वी वुड बी लेफ्ट विद ओनली अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट qx कॉमा y प्लस अल्फा बार टाइम्स दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस होल्ड्स फॉर अल्फा जो यहाँ पे स्केलर था दैट वाज आर्बिट्री स्केलर्स एंड ये हर एक स्केलर के लिए होल्ड कर रहा है. इन पर्टिकुलर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी होल्ड करेगा एंड अल्फा इज इक्वल्स टू आयोटा के लिए भी होल्ड करेगा, राइट. अगर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो व्हाट वी हैव इज फर्स्ट इन इक्वालिटी
इनर प्रोडक्ट QXY प्लस QYX इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा को आयोटा डालेंगे तो वी हैव सेकेंड इनइक्वालिटी, right? So by adding 1 and 2, we have inner product of QXY is 0. Inner product of QXY is 0 where X and Y were arbitrary, right? So therefore, by part A, Q is 0. Clear? Any doubt in this? So next is जो हम हिल्बर्ट एडजॉइंट पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, राइट? सो हाउ वुड इट बी यूज्ड? So what we are reading now is properties of Hilbert adjoint operator. For this we have operator H1 and H2 be the Hilbert spaces. S and T are the bounded linear operators, right? For adjoint operator, first we need our bounded linear operators, right? So S and T are bounded linear operators. So the properties are, first property is T star of Y comma X is equals to Y comma TX, right? So if we'll prove first and then we'll proceed to second. So first what we is saying is T star of Y comma X is equals to Y comma TX. So first let us assume by definition of T star जो है, T star की definition क्या होती है? Inner product of TXY is equals to X comma T star Y, right? Where X belongs to H1 and Y belongs to H2. So इसका conjugate लेंगे. So conjugate लेने के बाद conjugate दोनों sides. So we would be left with inner product of Y comma TX is equals to conjugate of this. So that would be T star Y comma X, right? So सिर्फ conjugate लेने से proof हो गया. Next is S plus T star is equals to S star plus T star. That means adjoint operators are distributive over addition, right? So addition के लिए what we take is we take again inner product of X with S plus T star of Y, right? Now this can be written as S plus Tx of Y by part 1, यही था ना? और by part 1 और by definition of this Hilbert adjoint operator. Adjoint operator की definition क्या थी? If we are taking X comma T star Y, this should go to Tx comma Y, right? So this would go to S plus T of X comma Y. And S plus T of X, S and T दोनों के दोनों bounded linear operators हैं and inner product जो है linear होती है first factor में. So we would be having inner product of Sx comma Y plus inner product of Tx comma Y, and this can be written as this can be written in the form of adjoint operator, right? So this is nothing but X comma S star Y and then X comma T star Y, and then again S star and T star adjoint operators जो है linear होते हैं, so therefore inner product भी linear है. So inner product की property से we are having this is equals to this, right? So this holds for this inner product holds for every Y, and therefore by using the lemma we did in previous class, we have S plus T star is equals to S star plus T star. Clear or any doubt? The third property was conjugate with respect to scalar multiplication, right? Alpha T star is equals to alpha star into alpha conjugate into T star, right? So this is conjugate with respect to scalar multiplication. For that, again we consider this alpha T star Y with respect to X, and that would be nothing but Y comma alpha T of X, correct? By definition of adjoint operator, and alpha जो है T जो है एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड करेगी. सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू टी एक्स, राइट? इनर प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड टर्म, सो दिस वुड बी अल्फा बार बाहर आएगा, अल्फा कॉन्जुगेट, सो दिस वुड बी अल्फा कॉन्जुगेट इंटू वाई कॉमा टी एक्स, एंड वाई कॉमा टी एक्स को हम टी स्टार लिख सकते हैं, टी स्टार वाई कॉमा एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट अगेन. सो वी आर लेफ्ट विद अल्फा बार को वापस अंदर लेके आएंगे इनर प्रोडक्ट से, सो अल्फा टी स्टार इज इक्वल्स टू अल्फा बार इंटू टी स्टार. एनी डाउट इन दिस? So all these rest of the properties can be proved similarly. Easy enough. So the fifth property is important, that is using a bit of things, so we'll do that. So fifth property is
norm of t star t is equals to norm of t star is equals to norm of t star, the t square, right? So for proving that, what we are taking is, now t star t जो है वो मैपिंग कहाँ से होगी, h1 to h1, एंड t स्टार जो है मैपिंग होगी फ्रॉम h2 to h2, बिकॉज हम t मैपिंग ले रहे थे, दैट वाज फ्रॉम h1 to h2, right? So now what we are considering is norm of tx square, ठीक है? Norm of tx square would be inner product of tx with tx, inner product of tx comma tx. इसमें अगर हम adjoint operator की definition लगा देंगे, so this can be changed into inner product of t star tx with respect to x, right? Inner product, and this inner product is less than equals to this, right? By Schwarz inequality, Schwarz inequality कहती है this modulus is less than equals to this, right? So this is less than equals to norm of t star tx into norm of x, and norm of t star tx को है, this can be written as less than equals to norm of t star t into norm of x into norm of x, so this would be converted into norm of x का square. So therefore norm of t square अगर हम निकाल रहे हैं, norm of t square would be supremum of norm of tx square upon norm of x square, right? Squaring है पूरे terms में. So from this inequality जो हमने अभी prove की है, यहाँ से क्या आएगा, norm of tx that is less than equals to norm of tt star into norm of x square, and x square से x square cancel हो जाएगा norm, so we would be left with only this, and this norm can be written as less than equals to this by property of norms. Norm of AB is less than equals to norm of A into norm of B, right? So therefore this is less than equals to norm of t star into norm of t, right? And which is equals to norm of t square, क्योंकि हम already prove कर चुके हैं जब adjoint operator निकाल रहे थे कि adjoint का and operator का जो norm है वो same होता है, right? So therefore we have is norm of t square is less than equals to norm of t star t is less than equals to norm of t square. So therefore sandwich हो रहा है दोनों के बीच में and same quantities हैं, so therefore norm of t star t is equals to norm of t square, right? से अब इसमें same t को t star से replace कर देंगे, so हमारे पास next inequality भी prove हो जाएगी. So we have the fifth proof, norm of t star t is equals to this. Any doubt in this? चलो नेक्स्ट इज नोट, हमने लास्ट थ्योरम जो की थी, व्हाट वी हैव टेकन इज कि इफ वी आर अज्यूमिंग कि एक्स लेक्स थ्योरम जो थी कि इफ q फ्रॉम x to x where x is a complex inner product space and q is a bounded linear operator, then this inner product 0 implies q is equals to 0. ये लास्ट थ्योरम का सेकेंड पार्ट था, राइट? सो इसमें हम क्या बोल रहे थे, दैट x इज अ कॉम्प्लेक्स जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये कॉम्प्लेक्सिटी नेसेसरी है, ठीक है? सो उसके लिए वी आर गिविंग अ कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल कि अगर x रियल स्पेस हो जाएगा तो दिस वुड नॉट होल्ड, right? So for that let us take x is equals to r